सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर फ्री स्टडी पर यानी कि ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चैप्टर वाइज भी आपको कराना चाहता हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन ना छूटे। तो चैप्टर वाइज जैसे हम पढ़ता रहेंगे और वैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे और उनके हम जो एमसीक्यू हैं वो करते जाएंगे। तो चैप्टर में साथ के साथ आपको समझाता रहूंगा जैसे क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे उस तरीके से आपको चैप्टर बढ़िया से समझा दूंगा ताकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको इस बार बहुत मेहनत करनी है और आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टीम भी मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है वो। ये वीडियो आपको लगभग 6:30 बजे यानी कि शाम को 6 साढ़े 6 5 से 6:30 के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपको तो ये प्रीमियर पे चलेगी, तो आप हो सके तो ऑनलाइन देखना और ऑनलाइन ही आंसर करना इसके। मैंने आपको पहले जो अभी जो वीडियो आई थी मैराथन 4 में, उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। ठीक है, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मेरे को पता क्या चलेगा। जवाब दिया करो, गलत दिया करो या सही दिया करो, उसका आंसर दिया करो जिससे मैं आपको जो आंसर है वो करा सकूं। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं कराता रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक हो, जैसे जैसे पेपर आते रहते हैं उस तरीके से उनका मैं सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराता रहता हूँ। तो यहाँ पर कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कराया जाता है। पूरा सिलेबस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कराए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है और यहाँ पर हम सोच रहे हैं आने वाले टाइम में कि आपका टेस्ट भी लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में दौर है वो काफ़ी आसान होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से नहीं समझाता, आपके जो देसी भाषा है और जो देसी जुगाड़ है उस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए। ठीक है, कह रहा था फंडामेंटल, जिसको हिंदी में दिक्कत हो मैं हिंदी में बोल दूंगा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को इंग्लिश में मिला है तो फिर इंग्लिश में ही मैंने इसमें लगाए हैं। कह रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इसमें यूनिट पूछी गई है, इकाई पूछी गई है कि रेजिस्टेंस को नापा किस में जाता है दरअसल। तो रेजिस्टेंस को हम जो नापते हैं वो हम नापते हैं ओम में। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि दिखाई दे आराम से। ये जो हम ओम है इसमें हम इसको जो मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक है। ठीक है, अब बेसिक से धीरे धीरे लेवल उठेगा, जब तक पेपर आएंगे तब तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अनुमान ये है कि 75 में से आप 70 या 60 के बीच में क्वेश्चन कर करके आएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, यानी कि आपके 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं तो वो वहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है अ रजिस्टर इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर। जो इसमें प्रतिरोध पूछा गया है, एक सेकेंड, इसमें जो प्रतिरोध पूछा गया है तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रतिरोध का कार्य क्या होता है दरअसल। तो प्रतिरोध का जो कार्य होता है वो क्या करता है, वो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह जो मतलब फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का बहता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उसको क्या करता है, उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। मतलब कि जो चीज़ जा रही है उसमें और प्रतिरोध यानी कि और उसको नैरो कर देगा ताकि वो कम से कम उसके अंदर से जा पाए। तो क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है द फ्लो ऑफ करंट को, जो करंट उसके अंदर से गुजर रहा है उसको वो और कम कर देगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, मैंने किस तरीके से समझाया, आप इस तरीके से और इसको समझ सकते हैं। ये हमारा वायर है। ठीक है, कंडक्टर मैंने बनाया है, इसको होलो बनाया है। ठीक है, ये अंदर 2 कंडक्टर नहीं, एक ही तार है, ये मोटा है इतना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ से ये तार चला गया आगे। अब इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं अंदर की, ठीक है, तो अंदर ये क्या करेगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला ही बना दिया ये मैंने। ठीक है,
आप इस तरीके से समझ सकते हो, कोई एक पानी का बहाव है, बीच में पतला हो जाएगा। जब यहाँ पर पतला हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको है ना समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको फिर पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप किसी को भी किस तरीके से भी समझा सकते हो। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस दिशा में फ्लो हो रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, जब ये यहाँ पर आएंगे तो सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ से जितना कम इधर स्पेस होगा उतना ही कम यहाँ से निकल पाएंगे। तो जैसे जितने कम यहाँ पर निकल पाएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रवाह है वो कम हो जाएंगे, मतलब कम से कम यहाँ से गुजर पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से कम गुजर पाएगा, जैसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा लाल, मतलब लाल नहीं कहेंगे, गर्म होने लग जाएगा। आपने देखा होगा कई केस में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हीट करने लग जाता है। वो हीट इसलिए करने लग जाता है क्योंकि वो कम वाटेज का होता है। अगर वाट बढ़ा दी जाए, अगर उसकी क्षमता बढ़ा दी जाए, अगर मान लीजिए इसकी क्षमता कैसे बढ़ाएंगे हम, इसको एक और यहाँ पर पट्टी चढ़ा दी। ठीक है, इस तरीके से इसकी वाटेज बढ़ गई है। एक तरीके से ये मानिए इसकी वाटेज बढ़ गई है, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बिल्कुल जुगाड़ तरीके से बता रहा हूँ। इस तरीके से इसकी वाटेज बढ़ गई। अगर जब इसकी वाटेज बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये गर्म है वो कम होगा, तो हीट कम होगा कब, जब इसकी वाटेज बढ़ेगी। ठीक है, वाटेज बढ़ने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो ये भारी लेयर है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ाने की कंडीशन में क्या होगा, जो ये स्पेस है ये और कम हो जाएगा, यानी कि ये अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो ये स्पेस इतना हो जाएगा। ठीक है, अनुमान है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, इतना हो जाएगा। और रेजिस्टेंस घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा और चौड़ा हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो हो सकें रेजिस्टेंस कम करने पर। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपको दिमाग में इमेज बन गई होगी तो रेजिस्टेंस का काम किस तरीके से कर रहा है। जैसे कि आप एक टोटी टोटी होती है, टोटी को जितना ज़्यादा खोलोगे उतना ज़्यादा वाटर है जो बाहर आता है। अब उस वाटर को वाटर ना लेकर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जाए तो जो आपकी टोटी है वो एक तरीके से काम करेगी रेजिस्टेंस का। जितना ज़्यादा आप खोलोगे या जितना ज़्यादा आप बंद करोगे, बंद करने पर क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने पर जो वाटर है आपका, वाटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो कम निकल करके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई समझाता नहीं है क्योंकि वो उनको रिलेट नहीं कर पाते, और मैं आपको इजीली तरीके से समझा सकता हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का, किसी कईयों को तो ये भी नहीं पता कि रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, क्या कार्य होता है उसका। ठीक है, कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, और किस मतलब जब कब वो गर्म होता है, कब वो ठंडा होता है, कब उसका रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट हमारा कैसा हो जाता है, करंट बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है। तो उस तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं आप, और इसको आप किसी को भी इजीली लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस द बेस्ट चॉइस वुड बी। जब हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, अब इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बोले तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो कितनी क्षमता है उसके अंदर। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर क्षमता होती है, वो कितना प्रतिरोध है करंट को हमारा ना ले जाने का और ले जाने का। ठीक है, तो उसी तरीके से इंसुलेटर भी इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकता है। मतलब कि एक प्रवाह को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। जैसे कि हमारा जो वुड होता है यानी कि लकड़ी, उसके अंदर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इस तरीके से आप धीरे धीरे जाओगे तो एक होता है डिस्टिल वाटर जिसके अंदर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर एक आया था हमारा ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो खारा, हल्का खारा पानी टाइप का होता है, तो उसके अंदर जो इंसुलेशन है वो काफ़ी कम रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी घट जाता है, जिसके अंदर से वो करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो आप अगर साल्ट वाटर लोगे तो उसके अंदर वाटर जो करंट है हमारा वो फ्लो होता है। ठीक है, इस जो ये रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का, उसको नापने के लिए एक स्पेशल तरीके का डिवाइस आता है जिसको कहते हैं मैगर। ठीक है, ये मैगर एक डिवाइस होता है जो कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापने के यूज में लिया जाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ये देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कई बार बता दिया गया है। ठीक है, कि ओम्स लॉ किस तरीके से काम करता है, क्या वर्क होता है इसका। अब कह रहा है कि रिलेशन बताना ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, तीनों आपको याद होने चाहिए। क्या बताए थे, V इजकल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाइट से तो ज़्यादा क्लियर आएगा,
V इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब I को यहीं छोड़ देना है, R को उठा के V के नीचे रख देना है। ठीक है, एक ये V का फॉर्मूला हो गया, एक ये I का फॉर्मूला हो गया I निकालने के लिए, और एक इसी तरीके से R को I को अब इसके नीचे रख देना है। जैसे ही I को आप इसके नीचे रखोगे तो ये हमारा जो R यानी कि रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है 3 तरीके के फॉर्मूले हमें ओम्स लॉ में देखने के लिए मिलते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इन 3 तरीके के फॉर्मूले हमें ओम्स लॉ में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हो कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर भी यहाँ पर बता दिया, बस आपको ये बताना है कि कौन सा इसका आंसर है, ABCD। ठीक है, अगर वीडियो आप देखते होगे, सही से देखोगे तो आंसर बता दोगे। कह रहा है हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड। अब इसमें ये कहा गया है, हिंदी में मैं समझाऊं कि 3 जो हमारे रेजिस्टेंस हैं जो कि 60 किलो ओम के हैं, वो हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। हमें ये बताना है कि ये टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा बताना है कितना है। अगर हम टोटल की बात करें यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे रहते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितने होंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 1 अपॉन जो RT है यानी कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टोटल। ठीक है, कितना होता है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 60। आप K को अभी मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि K सभी में कॉमन है, तो K आपको ना लिखना बराबर है। ठीक है, वरना आप बहुत इसमें उलझ जाओगे। तो K को इसमें ना लिखें, क्योंकि आपके जो ऑप्शन में आंसर दिया गया है वो भी केज में है, तो इसलिए केज में लिखना जरूरी नहीं है। केज मतलब किलो ओम। ठीक है, इस तरीके से आप जब लिखोगे तो इसका जब एलसीएम लोगे तो 60 ही यहाँ पर एलसीएम निकल करके आएगा। जब 60 एलसीएम ये हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। जब इसको 3 से जब काटोगे तो 1/, कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 1/20 किसके बराबर हो गया, ये 1 अपॉन RT के बराबर हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस 20 किलो ओम आ गया। जैसे टोटल रेजिस्टेंस आपका 20 किलो ओम आ गया तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन के पास। ये कह रहा है, इन क्लोज्ड लूप द वोल्टेज ऑफ द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हर कंपोनेंट में, वो हमारा जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या जितना भी कंपोनेंट के बाद वोल्टेज आ रहा है वो इक्वल होगा हमारे जितना वोल्टेज हमने उसके अंदर दिया है। यानी कि टोटल वोल्टेज का टोटल हमारा जितने बार भी होगा यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर करके आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। अब डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट लगे और कितने बार ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, वैसे इक्वेशन उसकी ये बनेगी, यानी कि पहला आंसर इसका राइट आंसर है। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी। अब करंट की वैल्यू देखो, जो इसमें इन हो रहा है यानी कि जो अंदर की तरफ एरो बने हुए हैं उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये कितना है 2 एम्पियर, ये कितना है 20 एम्पियर। ठीक है, बाकी सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये 2 हैं जो कि यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहे हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ एरो बना हुआ है तो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कितना भी करंट अंदर आए उतना ही करंट जो सम होता है उसका 0 होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का सम जो 0 होता है, किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारे हो गए ये 22 एम्पियर हो गया जो इनपुट आया है हमारा। अब आउटपुट में भी ये 22 ही हमारा जो कि है एम्पियर निकलना चाहिए, तो ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट कितना निकला है, 15 निकला है और 1 निकला है, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको इसको पता नहीं है कि कितना निकला है।
कि हमारा आउटपुट हो गया। अब ये दोनों तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 16 है, तो कमी कितने की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कमी कितने की, यहाँ पर अगर मैं 6 इसमें जोड़ दूं तो ये पूरा 22 हो जाएगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि जो छठा है ये 6 एम्पियर है, वो इसका जो I4 में क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो यहाँ से आउटपुट करके निकल करके आएगा। तो छठा आपका जो डी है वो राइट आंसर हो गया। कह रहा है पोटेंशियोमीटर इज यूज टू प्रोवाइड, पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है वेरिएबल रजिस्टर वैल्यू के लिए। कि पोटेंशियोमीटर आपने इतना बड़ा देखा होगा, 3 टर्मिनल होते हैं उसमें, और उसको घुमाने से जो उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। अब कह रहा है प्री सेट एक एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। ये खुद ही एक रजिस्टर होता है, आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा बटन टाइप का होता है, उसमें लगा के उसे पेचकस से करते हैं। नीला कुछ नीला कलर का आता है, व्हाइट और ब्लू कलर का, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो ये सर्किट है, परिपथ है, इसमें इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो है वो कितना होगा। इस सर्किट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ब्रेक है। जब ये सर्किट ही ब्रेक है तो यहाँ पर 0 हमारा जो है करंट फ्लो होगा। कह रहा है द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कार्बन रजिस्टर हैविंग ऑरेंज, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन कलर, ठीक है। रेड का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। सॉरी, ऑरेंज का मतलब 3 हो गया। रेड का मतलब कितना हो गया, रेड का मतलब हो गया हमारा भाई 2। और ब्राउन का मतलब कितना हो गया, ब्राउन जो ये तीसरा वाला जो वैल्यू आती है वो हमारे 0 को दिखाती है, ठीक है, 0 को दिखाती है हमारी तीसरी जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी जो टॉलरेंस दिया गया है वो गोल्डन है। गोल्डन बोले तो 5% का ±5% टॉलरेंस हमारा इसमें है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें है नहीं। इसमें एक और ऑप्शन था, इसमें 3 और ऑप्शन थे, जिसमें एक 320 ओम ±5% टॉलरेंस के साथ ये आता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब कह रहा है द कलर बैंड्स फॉर 1.5 ओम्स रजिस्टर। अगर 1.5 डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में आपको कौन कौन से हो सकते हैं, या तो जो सेकंड थर्ड जो आपका कलर कोड है उसकी जगह गोल्डन है, क्योंकि गोल्डन जब आता है, ठीक है, गोल्डन जब आता है तो वो क्या करता है, वो 0.1 ठीक है, 0. ठीक है, 0.1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देता है। और जैसे ही 0.1 से करता है, ठीक है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब कि यहाँ पर जो डिजिट बन रही होगी उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो कम कर देगा। ग्रीन से हमारा 5 बना, ठीक है, ब्राउन से हमारा 1 बना, और 1 और 5 पहले से ही है इधर, और 0.5 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हमारा ओम हो जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर गोल्डन आपको देखना था, यहाँ पर ब्राउन दिया हुआ है, यहाँ पर गोल्डन दिया गया है, और यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर गोल्डन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर 2 गोल्डन दिए गए थे। 13वां क्वेश्चन है द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन। जो इंडक्टेंस होता है कॉइल का वो किस पर डिपेंड करता है, पहली बात तो वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर जो बीच में डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। और जो ये मटेरियल यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, कॉपर या एल्युमिनियम, उस पर भी ये डिपेंड करता है। यानी कि डी ऑल ऑफ दीज अबव स्टेट पर पैरामीटर्स, मतलब सभी ये पैरामीटर्स जो है वो इसमें डिपेंड करते हैं इंडक्टर की कॉइल बनाने के लिए। कह रहा है द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 500 टन
5 मिली हेनरी। हेनरी क्या होती है? हेनरी दरअसल होती है इंडक्टर की वैल्यू, यूनिट जिसमें इसको नापा जाता है। कह रहा है यदि द नंबर ऑफ टर्न इज डबल, यदि नंबर ऑफ टर्न यानी कि जो इनके नंबर ऑफ टर्न है, घुमावदार जो नंबर ऑफ टर्न है, इसको दुगना कर दिया जाता है यानी कि डबल कर दिया जाता है, तो कॉइल का हमें बताना है विल बिकम्स कितना हो जाएगा, तो ये भी दुगना हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है एयर कोर एंड फेराइट कोर इंडक्टर आर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों होता है ये। एयर कोर और फेराइट कोर क्या हो, किस तरीके से होती है? ठीक है, ये क्या होती है, जो वायर होता है हमारा वो होलो होता है, यानी कि अंदर बीच में से ये जो होता है वो खाली रहता है, जिस वजह से क्या होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कर लेता है। ठीक है, और अगर ये अंदर से होलो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर पाएगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में भी यूज़ नहीं होगा। जब हाई सर्किट में यूज़ नहीं होगा तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं होता। तो ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर ये था, एक सेकेंड, राइट आंसर ये था हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में इसको यूज़ किया जाता है। कौन सा? एयर कोर और फेराइट कोर वाले, क्योंकि ये अंदर से होलो होते हैं इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी पर भी काम कर लेते हैं। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन, कहता है हमारा इंडक्टर यूज इन रेक्टिफायर सर्किट आर ऑफ ऑर्डर ऑफ। ठीक है, जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट के अंदर जो इंडक्टर यूज किया जाता है वो कितने, मतलब मिनिमम से लेकर मिनिमम कितना होता होगा या मैक्सिमम कितना होता होगा हेनरी। ठीक है, अगर हम रेक्टिफायर सर्किट की बात करें तो यहाँ पर सेवरल हेनरी जो हमारा इंडक्टर है वो यूज में लिया जाता है। करें द यूनिट ऑफ क्यू ऑन अ कॉइल, क्यू की जो यूनिट होती है वो कुछ भी नहीं होती, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यू डिपेंड करता है आप किसका निकाल रहे हो, क्यू फैक्टर किसका निकाल रहे हो। ठीक है, इंडक्टर का निकाल रहे हो या कैपेसिटर का निकाल ले हो या दोनों का निकाल ले हो, यानी कि एलसी का निकाल ले हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, मगर यूनिट इसकी नहीं होती है। अगर बात करें इम्पीडेंस ऑफ ए कॉइल, कॉइल का इम्पीडेंस की बात करें तो जेड एल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जेड एल, ठीक है, एक्सएल 2 प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ये। ठीक है, और ये हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर वो होता है। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं रूट में। अगर ये रूट में ना हो तो इसको एक तरीके से, इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि इसको यहाँ पर एल दे दिया गया और इसको यहाँ पर स्क्वायर में डाल के और आपको सिंपल इस तरीके से पूछ लिया गया है, तो दोनों तरीके से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें ये हमें दिया गया है इम्पीडेंस ऑफ, किसका इम्पीडेंस है? हमारा कॉइल का। अगर हमारा यहाँ पर होता कैपेसिटर का होता तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता? वहाँ पर होता XC रूट XC, ठीक है, रूट XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक्सएल की बात करें या इसकी रिएक्टेंस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, एक्सएल की पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला जो निकल करके आता है वो आता है 2 पाई, यहाँ पर होता है फ्रिक्वेंसी इंटू एल। ठीक है, 2 पाई एफ एल। ठीक है, 2 पाई एफ एल हमारा क्या होता है? एक्सएल होता है। अगर एक्ससी की बात करें तो ये होता है, ठीक है, 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, ये आपको देख करके चलना है। कह रहा है म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉइल व्हेन दे आर प्लेस्ड। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। दो ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी एक कॉइल यहाँ होती है, एक कॉइल यहाँ होती है, और ये जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो। ठीक है,
अब कह रहा है कि जो फार होना चाहिए, ठीक है, दूर होना चाहिए एक दूसरे से, नहीं, अगर दूर होंगे तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो दूसरी जो बाइंडिंग है उससे साथ लिंक नहीं करेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब क्लोज टू ईच अदर, पास होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया, और बाकी के आप काट दीजिए, ये आपका कोई आंसर नहीं है। कह रहा है एक कॉइल के अंदर अगर 1 हेनरी इंडक्टेंस है, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, कह रहा है एक कॉइल है, ठीक है, यदि एक कॉइल के अंदर 1 हेनरी उसके अंदर है और ईएमएफ जनरेट करता है 1 वोल्ट का 1 सेकंड के अंदर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका करंट या वोल्टेज बताना क्या चेंज होगा। उसके अंदर करंट का चेंज होगा 1 एम्पियर का 1 सेकंड के अंदर, अगर 1 हेनरी इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ को 1 वोल्ट को, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए, और कर लेते हैं थोड़े, हाँ 25 तक करेंगे, ठीक है, बाकी कल करेंगे। द कैपेसिटर आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द, जो कैपेसिटर का नाम होता है वो किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो साइज ऑफ ए कैपेसिटर, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ यूज जो हम करते हैं, या मटेरियल जो यूज करते हैं उसके प्लेट के लिए। हमेशा जो कैपेसिटर का जो नामीकरण होता है, जो नाम उसका रखा जाता है, वो उसका डिपेंड करता है उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि जो इंसुलेशन का काम करता है दो प्लेटों के बीच में, ठीक है, दो प्लेटों के बीच में जो इंसुलेशन का काम करता है, और जहाँ पर जो हमारे चार्ज हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक इंसुलेशन का भी काम करता है, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा होता है। इसको हम यूँ करके बंद कर देते हैं, और ये हमारा जो एक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एक नेगेटिव हो जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो जाएगा, बाकी अगर ये नहीं होता तो सिरामिक वगैरह कैपेसिटर ये हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है, इससे डिपेंड करता है कि इसकी क्षमता क्या है, ठीक है, मतलब क्षमता भी डिपेंड करती है, और डिपेंड करता है कि ये मतलब इसका जो नाम है वो इसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से डिपेंड होता है। कह रहा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, जो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है वो किस पर डिपेंड होता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड होता है, सही है। एरिया, प्लेट की एरिया जितनी बड़ी होंगी उतना चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट का जितना चौड़ा होगा उतना वो मतलब और बैंक, पावर बैंक की तरह यूज हो पाएगा, यानी कि और स्टोर कर लेगा, ज़्यादा स्टोर कर लेगा, और ज़्यादा पावर पे भी काम कर पाएगा। अगर बात करें तो ये सारे ही हमारे जो कोई मतलब ऑप्शन है वो खरे उतरे हैं, यानी कि ऑल ऑफ अबव स्टेट 3 फैक्टर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज पोलरिटीज, किस कैपेसिटर में पोलरिटीज होती है। पोलरिटी का मतलब उस कैपेसिटर में एक प्लस पर ही लगेगा और एक लगेगा हमारा माइनस पर, एक टर्मिनल उस कैपेसिटर का प्लस पर लगेगा और एक टर्मिनल उस पर नेगेटिव पर लगेगा। तो कौन सा है वो हमें बताना है। वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, जो कि अभी मैंने कुछ मतलब कुछ क्या अभी मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में इसको बताया था। अब कह रहे हैं अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ मोर देन 1 माइक्रोफैराडे, अगर 1 फैराडे से ज़्यादा चार्ज होता है तो वो टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स बन जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप कैपेसिटर को सर्किट में निकालते हो या लगाते हो और सर्किट में अगर सप्लाई देते हो, तो उस ट्रांजिस्टर को अगर निकाल के आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर से स्पार्क होता है। स्पार्क क्यों होता है? क्योंकि वो चार्ज हो जाता है, वो जो करंट है उसको चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको चार्ज कर लेता है, चार्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में कर लेता है, उसके अंदर मतलब जो चार्ज है वो स्टोर कर लेता है। और जैसे हम कुछ पेचकस वगैरह लगाते हैं, वो शॉर्ट करते हैं उन दोनों उसको मतलब टर्मिनल को, तो वो एक तरीके से ब्लास्ट टाइप का करता है, स्पार्क करता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब वो एक तरीके का वोल्टेज सोर्स का काम करता है, उसमें वोल्टेज रह जाता है कुछ समय के लिए, तो इसलिए वो वोल्टेज सोर्स का, टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स का भी काम करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन चार्ज, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज की बात करें तो Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है, ठीक है, ये होता है आपका Q इक्वल टू होता है QV, CV होता है, ठीक, Q इक्वल टू CV होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, ठीक है, इंडक्टर की बात अब मैं बाद में करूंगा, क्योंकि
26वां शायद क्वेश्चन वही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ बता दूंगा तो फिर वो आप मज़ा नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए इस वीडियो को। बाकी करंट अफेयर चल रहा है हमारा और बाकी सीरीज चल रही है। यूपी पीसीएल के जिनने फार्म भरा हुआ उनकी भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। जुड़े रहिए साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।